हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 8 क्लास है हमारी, और इसी के अंतर्गत 8 क्लास के अंतर्गत हमारा चल रहा है, हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 9 को हम लोग शुरू कर चुके हैं। एक लेक्चर हमारा हो चुका है। हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 से लेके दशक से लेके 1947 तक की जो स्थिति है, इसको हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इतना हमने देख लिया, इतना हमने बात की। क्या आंदोलन है, किस प्रकार है, कैसा लिखा गया, कैसा कुछ किया गया, इन सब पर हमने देख लिया। क्लियर है? चलिए चलिए आगे बढ़े। राष्ट्र का उदय देख लिया हमने। चलिए अब हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के विरोध के चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था। नस्लवाद, नस्लवाद मतलब जानते हो, जो गोरे और काला यहाँ पर किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। मेन जंग इसके खिलाफ थी। क्लियर है? क्योंकि तब तक ज्यादा महत्वपूर्ण नौकरियां गोरों अफसरों पर ही कब्जा था। कह रहे जितने भी महत्वपूर्ण नौकरियां थी उन सब पर किसका कब्जा था? जितने गोरे हैं उन गोरों अफसरों का ही कब्जा था। तो गोरे ही क्या थे? सब आपके नौकरियों पर आप अपनी पकड़ बनाए हुए थे। गोरे ही हर आपके पोस्टों पर थे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदार पद भरने नहीं किए जा सकते, कि भाई जो भारतीय हैं हम उनको जिम्मेदार पद नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज अक्सर भारी भरकम वेतन एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं। इसलिए लोगों की उम्मीद थी कि भारतीय को यहाँ धन संपत्ति कुछ हद तक ही रोकने लगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग चीज कर दी जाए। क्या बात कर रहे थे? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए, यानी कि दोनों का सेपरेशन की बात कर रहे थे। आर्म्स एक्ट को निरस्त करने किया गया और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी गई। पहले आपने किसी के बारे में कुछ कहा दिया तो पहले आपको जेल कर देते थे। आर्म्स एक्ट, आप हथियार नहीं रखते थे, हथियार आपसे छीन लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें की गई। ठीक, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया है। कैसा है? खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए। कांग्रेस ने कहा भैया आप टैक्स को कम करो और फौजी जो खर्च है उसको थोड़ा सा कम करो। अगर ये चीज होगी तो क्या होगा? सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान। अब आप इरिगेशन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों को काम में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव रखे। कह रहे भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय मजदूर हैं और वो कहाँ गए हैं? विदेश में काम करने गए, उनके साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा। दूसरा क्या है? जो लोग वन में रह रहे हैं, वनवासी हैं, तुमने उनका जीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है, वो भाई वो लोग भी डिस्टर्ब है। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशावर समूह और जमींदार और उद्योगपति का ही हक नहीं बोल रही है, केवल यही हक नहीं बोल रही है। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहती है। क्या चाहती है? कि जो आपका चरित्र है उससे अन्यायपूर्ण तरीके से अवगत कराना चाहती है। अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया। यह है बहुत सारे लेख लिखे और वगैरह ये साबित करने का प्रयास किया
कि ब्रिटिश शासन देश की को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रही है। भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की गई और जनमत निर्माण के लिए देश में विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भेजे गए और मध्यम वर्गीयों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का सम्मान करेंगे, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांग को स्वीकार करने लगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। ऐसा है, कांग्रेस को भारतीय जो भावना है उससे भी वो अवगत हो कि समस्या क्या है, किस प्रकार की है, भारत में नस्लवाद को लेकर क्या क्या चीज पनपी है और कैसे उन्होंने सब चीजों की बात की, ये हमें देखना है। देखिए आपने, चलिए, तो ये था। और फिर कौन कौन से मुद्दे उठे, कैसे उन्होंने टैक्सेशन की बात की, मजदूरों के बिहेवियर को जो विदेश में थे और अन्य चीजों को लेकर पेशों में और जो हो रहे असमानता के कारण भेदभाव को लेकर भी इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अंग्रेजों को घेरने का प्रयास किया। क्लियर है? चलिए, देख लिया, इतनी बात कर ली, आगे बढ़ जाएं। मध्यम वर्गीय नेताओं का क्या प्रयास था, किस तरीके से उन्होंने अपने विरोध को बात की, कैसे पत्र लिखे, कैसे अखबार निकाले, इन सब पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं आराम से। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1990 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अब देखिए, पंजाब से कौन थे? लाला लाजपत राय। बंगाल से कौन थे? बिपिन चंद्रपाल। महाराष्ट्र से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जैसे नेता ज्यादा अमूल परिवर्तन के उद्देश्य से और पति के अनुसार काम करना चाहते, वो चाहते कि बहुत जल्दी बदलाव हो, अमूल चूल परिवर्तन थे। उन्होंने निवेदों की राजनीति के माध्यम से नरमपंथी की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों को महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोग सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहते हैं। लोग स्वराज के लिए लड़ना नहीं चाहते। तिलक ने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो एक स्टेटमेंट आता है कि ये नारा, ये कथन किसका था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। बताइए किसका था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। कहां से थे? महाराष्ट्र से देश का नेतृत्व कर रहे थे। हो गया? हो गया समझ? चलिए, अब आपको पता लग गया कि जन्मसिद्ध किसका अधिकार था। ये नारा, ये है वो भारत की महान शख्सियत जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था केसरी। उसको हाथ में लिए बैठे हैं। देखिए क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। अब कह रहे हैं कि 1905 में वायसराय मैक्करजन ने बंगाल विभाजन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप आराम से बता सकते हैं कि भैया बंगाल विभाजन जो हुआ है वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। आप देखते हैं जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, ये सब पहले एक ही मिले हुए हिस्से थे, सब भारत का हिस्सा था। इनको 1905 में पहले अलग किया, बाद में हालांकि जब पार्टीशन होगा वो बात एक अलग है, लेकिन शुरुआत की तौर की बात बता रहा हूं, ये सब एक थे। तो 1905 में उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि वहां देखा कि बंगाल जो है क्रांतिकारी का सबसे बड़ा उद्भव का केंद्र है, जितने भी क्रांतिकारी निकल रहे हैं सब बंगाल से हैं अधिकतर। तो क्या करना चाहिए? बंगाल के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। क्लियर है?
और दो हिस्से कर रहे तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। उस वक्त ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रांत था, यानी कि बंगाल सबसे बड़ा राज्य था। बिहार उड़ीसा के कुछ भाग में ही उस समय बंगाल के हिस्से थे। सोचिए इतना बड़ा था कि बिहार और उड़ीसा का कुछ हिस्सा उसके अंतर्गत आता था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमसे प्रशासन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब था कि सुविधा मिलना। जाहिर है कि ताल्लुक अंग्रेज अफसर और व्यापारी के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बराबरी इलाकों को अलग करने की बजाय उन्हें क्या काम किया, पूर्वी भाग को अलग कर असम में मिला दिया। और पूर्वी को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। जो बंगाल के नेता हैं, जो क्रांतिकारी की बात करते हैं, ठीक, मेन उसको दबाना उनका टारगेट था और बंगाली जनता को बढ़ सके। अब दो पार्ट में बढ़ जाएगी। अगर आप देखोगे तो मान लीजिए ये हमारा बंगाल है, तो इन्होंने इस तरीके से बनाया। यहाँ क्या थे, यहाँ आपके मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और हिंदू पॉपुलेशन कम थी। यहाँ क्या था, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी। तो इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ हिंदू को अल्पसंख्यक कर दिया और यहाँ मुस्लिमों को, और इस तरीके से फैक्टर किया ताकि हम इसमें आराम से शासन कर सकें। छोटा प्रांत होगा, आराम से हम उसकी गतिविधियों पर अपनी नजर जो है रख सकते हैं। यही इनका प्रयास रहा और ऐसे ही इन्होंने इसको करने का प्रयास किया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर हो गई। अब क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, पूरे देश में गुस्सा फूट गया। मध्यमार्गी और अमूलवादी, मध्यमार्गी मतलब जानते हो ये कौन थे, ये वो नेता थे जिसमें महात्मा गांधी, देखिए दो गुट हमारे यहाँ थे, उदारवादी, क्लियर है, और आपको उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो अपनी बात को उग्रता से रखते थे, यानी कि वो अंग्रेजों के सामने विनय पत्र आंदोलन आपके ऐसा नहीं करते थे, वो सीधा धरने देते थे, सरकार का बहिष्कार करते थे, लाठी डंडों पर आपका उतारू रहते थे। ऐसे नेता थे लाल बाल पाल, जैसे आपने बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना, बिपिन चंद्रपाल का नाम सुना, और लाला लाजपत राय का नाम सुना, भगत सिंह का नाम सुना, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना, बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना। ऐसे बहुत सारे नेता जो अपनी बात को उग्रता से रखते थे। वहीं मध्यवर्गीय यानी कि वो नेता जो आपके उदारवादी थे, जो अंग्रेजों से आपका विनती करते थे, जैसे महात्मा गांधी अहिंसात्मक धरना देते थे, क्लियर है, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, क्लियर है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बयोदीन तो तैयब जी। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपनी मांगों को अलग अलग तरीके से रखते थे। उन्हीं मांगों के आधार पर उनका नाम किया गया, नामकरण हुआ। कह रहे हैं कि सारे धड़े मतलब गुट, चाहे कोई भी हो, और उसमें कांग्रेस भी थी। ठीक, अब देखिए, इनका विरोध किया और विशाल जनसभा का आयोजन किया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए, संघर्ष को उपजा स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। अब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, तो 1905 में चला स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, यह आंदोलन बंगाल की सबसे ताकतवर परंतु इलाकों में भी भारी आगुंजन थी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में वंदे मातरम नामक आंदोलन चला। कैसा चला, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक, तो सबसे पहले एक बार इसको देखिए, जितना हमने पढ़ा। देखिए, देखने का मतलब क्या होता है कि जितना दिखा था उसको पढ़ लें एक बार फटाफट, ताकि कोई चीज समझ नहीं, पूछ ले ये क्यों है, इस शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब केवल ये होता है कि दिखाना मात्र नहीं होता कि आपको छोड़ दिया आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है आप एक बार देख लें कि कुछ ऐसा पूछने लायक है जिसे हम पूछ सकते हैं, कोई चीज हमको समझ नहीं आई है, इसका मतलब ये होता है।
हो गया। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए मेज पर रखा अखबार, नाम देखिए, तिलक के संपादन वाली निकलने वाली मराठी अखबार केसरी। तो आपको पता होना चाहिए जो हम जिस अखबार को खोल किए थे वो था केसरी, और केसरी किस भाषा में निकलता था? तो मराठी। और मराठी भाषा कहाँ है? तो आप कहेंगे सर मराठी महाराष्ट्र में है। ये तो अखबार है केसरी, इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो ये था आंदोलन। इस तरीके से हजारों लोग सड़कों पर आए, और कपड़े जलाने का काम भी इसी आंदोलन में हुआ था, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार। चलिए देख लिया तो किस तरीके से आंदोलन चल रहे थे। चलिए देख लिया तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो भीड़ उमड़ी वो आपने देखी। अब ऐसी एक शख्सियत थे जिनका नाम था, आप ये शख्सियत को देखिए, इनका नाम था लाला लाजपत राय, और पंजाब के नेता थे। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी में से एक थे। याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करते थे कि अपनी याचिका लगा दी, हमको ऐसे कर दीजिए, ये हमको कर दीजिए। तो ये सब कौन करते थे? मध्यम वर्गीय यानी कि उदारवादी नेता, ये उसका विरोध करते थे कि हमारा देश, हमारे देश में आकर रह रहे हैं और हम क्या करें इनसे, आपकी याचिका लगाएं, हम लोग इनसे विनय करें कि ऐसे करिए। क्यों करेंगे? हम इनसे जबरदस्ती करवाएंगे, हमारा हक है, हमारा राइट है, हमारे देश में रह रहे हैं। क्लियर है? और अमूल परिवर्तनवादी का एक प्रमुख नेता आर्य समाज में भी सक्रिय था। यही किसमें एक्टिव थे? आर्य समाज। और आपको पता है आर्य समाज की स्थापना हुई, और आप देखते हैं DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे। DAV नाम सुना है? DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक, ऐसे कॉलेज जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया कि अब हमको इसमें अंग्रेजी की पढ़ाई भी करनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचे स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन, यही तो समय है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता समूह, उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की बात करी। भैया हमको क्या करना चाहिए? देसी जो स्वयं उद्योग है उनको बढ़ावा देना चाहिए। अब हमारे यहाँ चरखे काटने का काम हुआ करता था, सूत हम लोग हाथ से बनाते थे। अंग्रेजों के आ जाने के बाद और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद अब कपड़ा कहां से आने लगा? लंदन से। शिक्षा की बात करी, हमारे यहाँ गुरुकुल थे, अब इन्होंने स्कूल खोल दिए और अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आई भारतीय शिक्षा। हम बात करें कि भैया हमें अपनी जो लोकल भाषा है उसको बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपनी भारतीय भाषा को ध्यान देना चाहिए, ठीक। और स्वराज के लिए, स्वराज मतलब खुद का राज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने, ब्रिटिश संस्थान और वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कैसे थे? क्रांतिकारी हिंसक के समर्थक के रूप में हो गए। तो आपको समझ आएगा कि लोग क्यों खड़े हो रहे थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि बदलाव हो गया। आगे बढ़े, बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटना भी हुई। अब कुछ ऐसी और घटना भी तो उस टाइम हुई। प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों का एक समूह ढाका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई। अब जो आपकी परिषद थी, विधान परिषद, राज्य की विधानसभा परिषद, 1919 का एक्ट आया था, और 1919 से एक्ट में
मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। केवल उस सीट से मुसलमान व्यक्ति ही लड़ सकता है। मुस्लिम मतदाता को द्वारा ही चुनकर भेजा जाएगा और मेन कंडीशन थी कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देंगे, दूसरा व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। कैसा हो गया कि भैया अपना धार्मिक समूह बनाओ तभी कुछ हो सकता है। अब लोग कहाँ भगेंगे राजनीतिक चक्कर में? धर्म को पकड़ेंगे। धर्म पकड़ेंगे तो यानी कि लोग अपने मुद्दे से भटकेंगे। मुद्दा क्या है? अंग्रेजों का जो स्वदेशी आंदोलन का विरोध करना। अब कुल मिलाकर वो अपनी हर चीज में सफल होने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़े। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम वर्गीय का धड़ा राजनीतिक विरुद्ध था। उनका मानना था कि इसका बल प्रयोग आवश्यक है या सही नहीं। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस ने मध्यम वर्गीय का दबाव बनाना, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। 1915 में दोनों खेमे द्वारा मिल गए। फिर एकता की बात शुरू हुई, अलग प्रयास हुए, मुस्लिम लीग भी ऐतिहासिक रूप से जुड़ गई। ये सारी कहानी, ये सारी चीजों को हम आप लोग कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे दो धड़े टूटे, कैसे वो मिले, कैसे मुस्लिम लीग आई, ठीक, और कैसे 1919 के एक्ट को समर्थन मिला और कैसे सांप्रदायिकता भारत में पनप गई कांग्रेस की एकमात्र गलती की वजह से। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अभी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो पूरे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इसको घर जाकर एक बार रिविजन करेंगे, पढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।